guys, so welcome to my YouTube channel. So this is the part 2 of the Swiss Constitution and आज हम कवर करेंगे the features of the Swiss Constitution. हमने पार्ट 1 में क्या कवर किया था? हमने पार्ट 1 में स्विट्जरलैंड का इंट्रोडक्शन देखा था एंड आज हम कवर करेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, मतलब जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम स्विट्जरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें तो आज हम जितने भी फीचर्स पढ़ेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स है. दैट मीन्स स्विट्जरलैंड में जो एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हम फीचर्स देखेंगे. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है या जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत बार रिवाइज हो चुका है. ओके, तो जो लेटेस्ट रिविजन हुआ था वो हुआ था 1999 में. ठीक है, तो 1999 में जो है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट रिविजन हुआ था एंड आज हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे. सो अब हम वन बाय वन फीचर्स देखेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के. सो जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है या अनरिटन है. ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हो वो रिटन है या अनरिटन है. तो यहीं पे अगर हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इनैक्टेड है एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है, इनैक्टेड है एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. सो अगर हम यहीं पे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पार्ट जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनरिटन है. ओके, एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन लेते हुए चल रहे हैं क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा. हमने देखा कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, तो हमको और कंट्रीज़ का भी देखना चाहिए कि और कंट्रीज़ का कैसा है. तो हमने बोला कि इंडिया का भी रिटन है एंड इवन इंडिया का भी इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, एंड हमने बात करी कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. तो ये सब चीज़ें हमने बोली. ये तो था हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है अ लेंदी डॉक्यूमेंट. तो जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी है. ठीक है, अब आपकी ड्यूटी बनती है, आप मुझे बताइए कि जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स है एंड कितने टाइटल्स है. ओके, एंड ये चीज़ आप मुझे कहाँ बताएंगे? ऑब्वियसली कॉमेंट सेक्शन में. सो आपको कॉमेंट करना है कि कितने आर्टिकल्स है एंड कितने टाइटल्स है स्विट्जरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में. सो यहीं पे अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 5 तो पार्ट्स है एंड 448 आर्टिकल्स है एट प्रेजेंट. कितने आर्टिकल्स है? 448 आर्टिकल्स है एट प्रेजेंट. जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे, बट धीरे धीरे आर्टिकल्स ऐड होते गए. तो इसलिए अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो 448 आर्टिकल्स है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. सो अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में 89 आर्टिकल्स है एंड 14 टाइटल्स है. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट्स नहीं कहा जाता, टाइटल्स कहा जाता है, जैसे कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है. एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई थी. जब हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, इनैक्टेड है एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट करा गया था इन अप्रैल 1999 एंड इसको इनेक्ट कब करा गया? 1 जनवरी 2000 में इसको इनेक्ट करा गया. ओके, सो ये चीज़ याद रखना कि कब अडॉप्ट करा गया एंड कब इनेक्ट करा गया. सो नाउ आवर थर्ड फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. अब स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम का सिस्टम है. मतलब जब भी कोई बिल्स बनते हैं या लॉज बनते हैं वो रेफरेंडम के लिए जाते हैं. अब रेफरेंडम क्या होता है? सो रेफरेंडम एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. रेफरेंडम के अंदर क्या होता है, एक बार लेजिस्लेचर से बिल या लॉज पास होने के बाद वो लोगों के पास जाता है. अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोट फॉर दैट बिल और लॉ देन वो एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो वो लॉ या वो बिल वहीं रिजेक्ट हो जाता है. ओके, सो इसलिए जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड है. सो नेक्स्ट फीचर इज इनिशिएटिव. अब इनिशिएटिव क्या होता है? तो इनिशिएटिव भी एक टूल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल होते हैं: इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल. सो दीज आर द 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो इनिशिएटिव भी एक टूल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. सो इनिशिएटिव एक सिस्टम होता है स्विट्जरलैंड में जो कि ये अलाउ करता है पीपल को टू इनिशिएट एनी लॉ और बिल. एंड किसी भी बिल या किसी भी लॉ को इनिशिएट करने के लिए 1 लाख वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, दैट मीन्स अगर 1 लाख पीपल आर अग्रीड विद दैट बिल और लॉज तभी वो बिल या वो लॉ इनिशिएट किया जाएगा. ओके, तो रेफरेंडम और इनिशिएटिव में अगर हम डिफरेंस देखें तो रेफरेंडम में क्या होता है, बिल बनने के बाद लोगों के पास जाता है, बट इनिशिएटिव में क्या होता है, लोग उस बिल या उस लॉ को इनिशिएट करते हैं. सो नाउ द फिफ्थ फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल.
मतलब जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है या जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्योर फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। अब फेडरेशन मतलब क्या होता है, एक ट्रू फेडरेशन का मतलब क्या होता है जहाँ पे कैंटन्स फुल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। अब कैंटन्स मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पार्ट 1 जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि स्विट्जरलैंड में जो स्टेट्स होते हैं, लाइक हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं ना, तो वैसे स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड जो है स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड है एंड उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कैंटन्स कहा जाता है। एंड हमारे इंडिया में उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को स्टेट्स कहा जाता है, चाइना में म्यूनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है। तो जहाँ पे कैंटन्स फुल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, दैट इज़ अ ट्रू फेडरेशन। सो नाउ द नेक्स्ट फीचर इज प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पे 7 प्रेसिडेंट है एंड उन सब के पास इक्वल पावर्स है एंड उनके जो डिसीजंस होते हैं वो यूनानिमस डिसीजंस होते हैं। मतलब वो सब एक साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं एंड अगर वो उस डिसीजन पे अग्री करते हैं सब के सब, तभी वो डिसीजन लेते हैं। एंड जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव का टेन्योर होता है वो वहाँ पे 4 ईयर्स का होता है। ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहीं पे फिनिश नहीं होते हैं क्योंकि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इसलिए फीचर्स हम और देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप कर लेंगे सारे फीचर्स। ओके, so if you have any doubts regarding any concept or topic, then please do ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हमको सेल्फिश नहीं होना है, हमको सब कुछ साथ में लेके चलना है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।